ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। तो अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ना तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ना ही ये हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको रन करने में हमें कोई हेल्प मिल सकेगी। सो न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिक यूनिट फॉर द फूड, फॉर द डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स इवॉल्व कैसे होते हैं? पहले तो ये एक सिंपल जो आइडिया है उसमें ये होता था कि न्यूट्रिएंट्स फूड में अवेलेबल हैं, हमारी बॉडी इनटेक करती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इन केस अगर हमारी मशीनरी जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, सो इन दैट केस वी विल नॉट एबल टू प्रॉपरली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, तो फिर हमें वो सप्लीमेंट की फॉर्म में हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग में, दीज हैव बीन डिवाइडेड on the basis of mode of nutrients। इनको हम different types में divide करते हैं। Autotrophs, simple, आप सबके लिए well recognized हैं। अगर हम इनको exemplify करें तो these are the green plants, लेकिन अगर हम इनको define करें तो these are those organisms which can synthesize their own food। अब कैसे synthesize करते हैं? These can prepare the organic molecules from the inorganic molecules। These are called the autotrophs in the presence of sunlight by the process of photosynthesis। ठीक है, ये autotrophs हैं जी। आप में से कोई एग्जांपल अगर मुझे देना चाहें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या आपको autotrophs को आपने अंडरस्टैंड किया। Any volunteer? मैम प्लांट्स एंड Plants, ऑटोट्रॉफ्स। then plants, autotrophs. All type of मैम green plants are mostly involved in the autotrophs. Another type of organism are called the heterotrophs। सिंपली जो ऑटोट्रॉफ के ऑपोजिट है। ऑटोट्रॉफ के बारे में अगर आपने कहा है कि these can synthesize their own food, these are the green plants which can prepare their food from the inorganic substances and convert them into organic substances। तो जो heterotrophs हैं, basically these are the organism which cannot prepare their own food। अगर वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उस केस में उनको क्या करना पड़ता है? they are dependent on the other food resources और एक्सटर्नल फूड रिसोर्सेज। तो मोस्टली इसमें जो फॉल करते हैं वो हमारे पास कार्निवोर्स हैं। फिर इसके हर जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको भी उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और किस बेस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ फीड, क्या चीज खाते हैं बेस पे इन्होंने हेटेरोट्रॉफ्स which cannot prepare their own food and these are dependent on the other food sources, तो उसकी बेस पे हमने इनको डिवाइड किया। जैसे हमने हर्बीवोर्स, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। अब हर्बीवोर्स वो हैं, दे कैन टेक देयर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। हमारे जो ग्रेजर्स हैं, जो रैबिट है, जो माइस हैं, जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, काउस, बफलोज, गोट, all these are the herbivores। they can take the green plants और वो green plants जो हैं वो इनकी body requirements को पूरा करते हैं। and then move towards the another category which is known as the carnivores। अब carnivores वो organism है basically जो दूसरे organism को या मीट पे फीड करते हैं और वहां से अपने जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो यूटिलाइज करते हैं, या जो उनकी बॉडी में जो अमाउंट्स हैं, जो एनर्जी है मीट खाने से या अपने प्रे पे फीड करने से, वो उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक हो गया। द अदर टाइप इज द ओमनिवोर्स। अब कार्निवोर्स में हमारे पास हॉक्स हैं, कुछ दूसरी टाइप्स भी हैं ऑर्गेनिज्म की, स्मॉलर वन भी हैं, लार्जर वन भी हैं। वो जब हम इनके इंटरेक्शंस आपस में पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह की मोड ऑफ फीडिंग रखते हैं। ओमनिवोर्स की अगर हम एग्जांपल करें, ह्यूमन बीइंग्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? मैम omnivores। Omnivores। So basically omnivores are those organisms which can eat both plants and animals। ठीक है, तो अगर दोनों तरह के फूड आइटम्स लेने के बाद उनके रिसोर्सेज कंप्लीट होते हैं या उनकी एनर्जी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है तो वो हमारे पास है ओमनिवोर्स। सिमिलरली अनदर कैटेगरी इज द इंसेक्टिवोर। अगर कोई आर्थ्रोपोड्स पे कुछ ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं या कोई दूसरे एनिमल्स हैं
जो कि आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, तो उनको हम इंसेक्टिवोर करते हैं। इस तरह की अगर हम डिवीजन्स करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हमने जो मेन कैटेगरीज हैं उनको आपस में डिवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरी बात हमने की थी कि न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग कि फर्स्टली इन प्रीवियस टाइमिंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिज्म अपनी फूड में से इनटेक कर लेते थे, लेकिन फिर ये क्या हुआ कि सम टाइम अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आउटर इन्वायरमेंट में से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आउटर इन्वायरमेंट्स में से फिर वो सिलेक्टिव सोर्स लेंगे जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, और फिर वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स की इनटेक जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, तो बेसिकली हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन आर called the macronutrients and the others are called micronutrients. देखें, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उन्होंने तो खुद अपनी फूड प्रिपेयर की, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए थी, उन्होंने वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ले लिए। अगर इनमें हम ग्रीन प्लांट्स हमारे एडिड हैं, तो आपको पता है कि वो जब किसी प्लेटफॉर्म में किसी सबस्ट्रेट में हम उनको ग्रो करवाते हैं, तो कुछ के न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं जो कि वाटर में अवेलेबल होते हैं, कुछ वो लेते हैं, और बाकी जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। सो उनको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो इनकी डिविजन्स हैं, ये हमने किए हैं हेटेरोट्रॉफ्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो हेटेरोट्रॉफ्स मोस्टली टेक द न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मोस्टली हम मैक्रो को बड़ा और माइक्रो को छोटे को कंसीडर कर लेते हैं, बट हियर इज basically the change. Macro mean which are required in large quantities, and similarly the micronutrients which are if we observe our daily life, तो उसमें हमारे पास जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, these includes the carbohydrates, lipids and proteins, ठीक है। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं which are required in relatively small amount, तो उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक विटामिन्स हैं और उसके साथ इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, और फिर आगे उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। वो जब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब what we are basically taking from these nutrients, तो हम बेसिकली इनसे एनर्जी ही इनटेक कर रहे हैं। एनर्जी इनटेक करने का पर्पस ये है कि हम उसको अपने डिफरेंट जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में ये एनर्जी हमें हेल्पफुल हो सके। तो ये एनर्जी बेसिकली अगर हमने एनर्जी को मेजर करना है, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज एक्चुअली द कैलोरीज। कैलोरी is the unit and multiple is the calories. So calories कितनी एनर्जी हो सकती है? How we can measure 1 calorie? 1 calorie is the amount of energy which is required to raise the temperature of 1 gram of water for 1 centigrade. आपके पास अगर फर्ज करें वाटर का 1 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड है, उसको आप इंक्रीज करके 36 करना चाह रहे हैं, तो जितनी हीट जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, डेट विल नॉन एज कैलोरी। तो जो इसकी मेगा यूनिट्स हैं वो किलो कैलोरीज में मोस्टली ये हमारे पास डिस्कस होती है। ठीक है। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमने बात की थी, दीज इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर बेसिकली द कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च। आपको पता है ये जो हम फूड लेते हैं या चपाती लेते हैं या जो हमारे शुगर हैं या ग्लूकोज हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब आपने प्रिंसिपल एनिमल लाइफ 1 में इनको कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा होगा, तो फिर आपने देखा होगा कि ये मोनोसेक्राइड भी होते हैं, पॉलीसेक्राइड भी होते हैं, डाइसेक्राइड भी होते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दैट इज द लिपिड। दीज आर हाईली कॉम्पैक्ट एनर्जी स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अब ये हाईली कॉम्पैक्ट एनर्जी स्टोरेज है, इट्स मीन के इसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है। एंड if we move towards the next one, which is the proteins, तो ये basically use basic to the structure and function of cell,
प्रोटीन्स जो है वो मोस्टली उनका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है, और उसमें जो एनर्जी इनटेक है वो भी कार्बोहाइड्रेट के पैरेलल ही तकरीबन होता है। तो अगर हम कोई एनर्जी चार्ट बना लेते हैं, फर्ज करें इनके रेफरेंस से, ये जो हमारे पास है कैलोरीज या किलो कैलोरीज, तो उनके रेफरेंस से अगर हम एक चार्ट बनाते हैं या एक टेबुलर फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, लिपिड से हमें कितनी मिलती है, या प्रोटीन से। तो नॉर्मली आपने एक चीज देखी है, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी डेली इनटेक है, जो हम अपने मोस्टली ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो भी हम ये इनटेक करते हैं, जैसे चपाती आप खाते हैं या पराठा खाते हैं, तो उसमें आप मिक्सिंग कर लेते हैं, कुछ आपके पास लिपिड्स होते हैं, कुछ आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये हमारे वो वाले एनर्जी इनटेक्स हैं जो कि डेली हैं, सिंपल है, कम टाइम में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम 1 ग्राम लेते हैं, दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विच इज 4.1 किलो कैलोरीज, सॉरी कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल प्रोवाइड द 4.1 कैलोरीज। और अगर लिपिड्स की बात करें तो हमने कहा था ये कॉम्पैक्ट स्टोरेज है, इट्स मीन कि ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसका ब्रेकडाउन भी आसान नहीं होता है। तो ये तकरीबन हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर इसका टोटल एस्टिमेशन करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड है हमारे पास, तो वो प्रोवाइड करता है 9.3 ग्राम एनर्जी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम प्रोटीन से बात करते हैं, आप लोग अभी उस डाइट स्केड्यूल में नहीं है, सम टाइम थोड़ा और ऊपर चले जाएं, क्योंकि अभी तो आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो रही होती है, तो आपको वैसे ही न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन एक टाइम के बाद जब हम डाइटिंग के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, तो वो एस्टिमेट जब करते हैं तो उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, या जो न्यूट्रिनिस्ट लिस्ट होते हैं वो कंसल्ट करते हैं उनसे, उनको सजेस्ट करते हैं प्रोटीन डाइट्स के रेफरेंस से। तो प्रोटीन डाइट्स नॉर्मली जो हमारे पास होती हैं, उनका ये है कि उनके इनटेक से, जैसे आपने कोई चिकन पीस खा लिया या कोई ऐसी, तो आपकी जो स्टमक की या बॉडी की स्टफिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी इनटेक है या एनर्जी आउटपुट जो आपको मिलेगा, वो भी कार्बोहाइड्रेट के पैरेलल है, कि बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं होगी और आपकी जो रिक्वायरमेंट है भूख की, जो आपकी हंगर है, वो भी प्रॉपरली फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिपिड्स लेते हैं तो डेट इज द कम्प्लेक्स स्टोरेज। तो इसमें आपकी बहुत देर तक आप जो है वो, आपको हो सकता है कुछ भूख तो कुछ देर के बाद लग जाए, लेकिन आपकी जो कैलोरीज प्रोड्यूस हुई हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो इसके केस में मोस्टली पोजीशन हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जब भी डाइटिंग के बारे में प्लान किया जाता है तो सबसे पहले आपको लिपिड इनटेक रिड्यूस कराई जाती है और प्रोटीन इनटेक इंक्रीज कर दी जाती है सम टाइम, कि इससे स्टफिंग तो आपकी प्रॉपर रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपकी बॉडी की जो कैलोरीज हैं वो उतनी ज्यादा नहीं होंगी। So this was a description regarding the macronutrients. Similar is the micronutrients. Micronutrients जिनको हमने define किया था, which are required in smaller amount. ठीक है, these includes the minerals as well as the vitamins. So if we further describe the minerals, it can be divided into two types. The first one is the essential minerals. अब essential minerals भी कहलाते हैं, और इनको आप also you can say the macro minerals which are required in large quantities. अब देखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। उसके अंदर भी जब डिवीजन हुई है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो मिनरल्स की भी फर्दर डिवीजन है कि असेंशियल मिनरल्स हैं जो कि रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, एंड ट्रेस मिनरल्स और द माइक्रो मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट। तो अगर हम बात करते हैं असेंशियल मिनरल्स की विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट, दीज मोस्टली इंक्लूड द कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम एंड सल्फर। तो ये वो सारे मिनरल्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में बहुत कॉमनली आप सुनते हैं, और हमारे डेली यूज में भी ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। और दीज आल्सो परफॉर्म सम स्पेसिफिक और मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। कैल्शियम की बात करते हैं तो वो बोन्स और टीथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन की बात करते हैं तो ये हमारे पास
जो एसिड बेस फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेनी कोएंजाइम्स, बहुत से कोएंजाइम्स की एक्टिविटी परफॉर्म करने में मैग्नीशियम हेल्प करती है। पोटाशियम आपको पता है बोन्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म को रिक्वायर्ड होती है उसमें भी ये हेल्प करती है। सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फ्लूइड बैलेंस में ये बहुत हेल्पफुल है सोडियम। सल्फर आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सल्फर, तो इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो ऑल दीज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म, सॉरी माइक्रो मिनरल्स परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैक्रो मिनरल्स। अब ट्रेस मिनरल्स की अगर आप बात करते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी में ये रिक्वायर्ड है, इसी वजह से नॉर्मली जो इनके एग्जांपल्स हैं उनके नाम भी हमारे लिए कम, रिलेटिवली कम नॉन होते हैं, because these include the cobalt, copper, fluorine, iodine, iron, manganese, and zinc. These are required, but these are normally required in less amount, और जो इनका बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये दूसरे फंक्शंस को इनिशिएटिव के तौर पे उसके वर्क करते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो ये विटामिन B12 के कंपोनेंट को बनाता है, और इसी तरह ये सेल प्रोडक्शन, रेड सेल प्रोडक्शन में उसके लिए बहुत असेंशियल है। सिमिलरली फ्लोरीन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ्स। तो आप अक्सर टूथपेस्ट वगैरह को ऑब्जर्व करें तो उसके जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, उसके अंदर फ्लोरीन भी प्रेजेंट होती है, जो कि प्रिवेंट करती है टूथ डिके को, आपके दांतों की तोड़ फोड़ को रोकती है। तो फ्लोरीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आयरन की बात करें तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली ऑक्सीजन की एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगी। सिमिलरली अगर जिंक की बात करते हैं तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एट लीस्ट 70 कोएंजाइम्स। तो जो कोएंजाइम्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें जिंक भी इन्वॉल्व है। In this reference, the minerals are very important. So with reference to vitamins, हाँ जी, with reference to vitamins, basically these are essential organic compounds, और ये necessary होते हैं in very small amount. That's why these are called the vitamins. क्या है, ये essential organic compounds भी हैं और बहुत थोड़ी amount में ये required होते हैं. That's why these are called the vitamins. These are also again two different types of the vitamins. अब vitamins की different types हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि water में soluble हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि फैट soluble vitamins हैं। अगर water soluble vitamins की बात करें तो these includes the B1, B2, B6, B12, and similarly for fat soluble vitamins includes the vitamin A, D, E and K. अब इन सब की different characteristics हैं, और इसी तरह इनकी जो functioning है वो भी different है। Like if we talk about the vitamin B1, तो ये हमारे पास डिस्ट्रॉयड बाय हीट, या कि यानी कि ये हीट अनस्टेबल है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंट कोएंजाइम्स। और कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इफ वी मूव टुवर्ड्स द सोर्स कि हमें ये मिलेगा कहाँ कहाँ से, तो उसमें हमारे पास लिवर एग्स हैं, लीवर है, ग्रेन सीरियल्स हैं, उसके साथ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल दीज विल प्रोवाइड्स, आल्सो द लेग्यूम्स, some lean metals, all these sources may provide the vitamin B1. अगर आप B2, B6 और B12 को भी देखें तो इसमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि इनमें से कोई हीट स्टेबल हैं, कोई हीट अनस्टेबल हैं, मीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंपैरेटिवली हाई हीट ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी तरह विटामिन B12 की बात करते हैं तो वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है। विटामिन्स में से जितने भी हमारे पास विटामिन्स हैं उनमें रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये स्टेबल टू हीट है। तो आपने देखा है कि बहुत सारी डिजीज के केस में
या इन वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी के केस में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, और डॉक्टर्स जो है वो सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन B12 के सिरप्स वगैरह या B6 B2 B1 इन सब के सिरप्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो इनकी डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके और हमारी जो फंक्शनिंग है वो एक्यूरेट हो सके और हमारे बाकी जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। सो इन दिस रेफरेंस दीज विटामिन्स आर नेसेसरी। तो आपको पता है जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया वो तो वाटर सॉल्युबल हैं, जो ये वाले बाकी हैं A D E and K, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, मोस्टली ये नेसेसरी है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए। विटामिन डी आप जब भी बात करेंगे तो बोन्स के रेफरेंस से वेरी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द टीथ। और इसी तरह विटामिन ई जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। And similarly there are the different functions, and if we move towards the sources, again the butter, eggs, green vegetables, leafy vegetables, yellow or orange vegetables, fruits, these are the major sources। अब ये वेरी करते हैं मोस्टली विटामिन्स के रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी असाइनमेंट जो है वो आपकी तरफ मैं थ्रो करने लगी हूँ। उसमें यह है कि हम देखें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो हम डेली जितनी चीजों का इंटेक करते हैं, हम कोई पराठा खा रहे हैं या हम कोई चपाती खा रहे हैं, तो उसके अंदर वो कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर कितने ग्राम है, प्रोटीन कितने हैं, विटामिन्स कितनी है। पहले तो आप ये एनालाइज करेंगे। ठीक है, एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि आप डेली क्या क्या खाते हैं। आप फास्ट फूड लवर हैं या आप देसी फूड खाते हैं, ट्रेडिशनल फूड लेते हैं, तो उसमें आप कितने फूड इनटेक डेली बेसिस पे करते हैं, और फिर उसमें से कितनी कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं। ये जो कैलोरीज आप, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में से आपको 4.1 कैलोरीज मिलेंगी, आपको प्रोटीन में से 4.4 कैलोरीज मिलेंगी, और आपको लिपिड में से 9 कैलोरीज मिलेंगी। तो आपने चार्ट बनाना है और उससे एनालाइज करना है कि आपकी डेली इंटेक कितनी है कैलोरीज के रेफरेंस से, और आप उसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करें डेली बेस पे। फिर उससे अगले स्टेप में हम एनालाइज करेंगे कि हमारी डेली वर्किंग के रेफरेंस से हमारी कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपके ग्रुप्स किस किस बेस पे हैं, फाइनली किन बेस पे आपके ग्रुप्स बनाए जाएं, आइदर रोल नंबर की बेस पे या फिर मैं आपके रैंडमली बना दूं कोई सा भी ग्रुप, और फिर मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह असाइन करूं, ताकि हम अगर हमारे 2 से 3 लेक्चर होते हैं तो तीसरे चौथे लेक्चर में एक तो आपका प्रैक्टिकल के रेफरेंस से लेक्चर होगा, और बाकी जो 3 लेक्चर होंगे उनमें से हम 1-2 में लेक्चर करेंगे, और प्रैक्टिकल का अगर है तो एक वीक में प्रैक्टिकल करेंगे, दूसरे वीक में उसी में प्रेजेंटेशन रख लेंगे हम। तो इस तरह से हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू मे आस्क। ये स्टार्ट में चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं तो आपको थोड़ा सा ये लग सकता है बोरिंग, बट बेसिकली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। तो आप